नमस्कार विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र गद्य साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक निबंध संग्रह के निबंध कविता क्या है का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में या हिंदी साहित्य में काव्य के क्षेत्र में जो नाम जयशंकर प्रसाद, सूर, तुलसी आदि का है और कहानी के क्षेत्र में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद जी को प्राप्त है, वही स्थान समालोचना और समीक्षा के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को प्राप्त है। उनका यह निबंध कविता क्या है उनके चिंतामणि निबंध संग्रह के भाग 1 से संकलित है। इस निबंध में आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है को विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत बांटकर एक संपूर्ण व्याख्या की है। तो आइए देखते हैं कविता क्या है निबंध का संक्षिप्त परिचय। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहते हुए अपने भावों, विचारों और व्यापारों को दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों से कहीं तो मेल करता है और कहीं आपस में टकराहट भी उत्पन्न होती है, परंतु वह इसी तरह अनंत अंत तक चलता रहता है और इसी को जीवन कहते हैं। और ये संपूर्ण व्यवसाय जिस क्षेत्र में घटित होता है उसी का नाम है जगत। जब कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को सर्वोपरि रखता है और इस जगत के सभी रूपों और व्यवहारों को अपने हानि लाभ, सुख दुख आदि से संबद्ध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। परंतु जब वो इस जगत के सभी रूपों और व्यापारों के सामने अपनी पृथक सत्ता की धारणा को छोड़ देता है, उसे छूट जाता है और अपने आप को भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। और जिस प्रकार से आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार से हृदय की यह मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य अपनी वाणी के द्वारा जो शब्दों का विधान करता है, उसे ही कविता कहते हैं। और इस काव्य साधना को हम भाव योग कहते हैं, जो कि कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष माना जाता है। इसके अतिरिक्त कविता ही मनुष्य के हृदय को संकुचित स्वार्थ संबंधों से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है। यानी इस भूमि पर जब मनुष्य पहुंच जाता है तो कुछ समय के लिए उसे अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को ही लोक सत्ता में विलीन कर देता है। उसकी अनुभूति ही सबकी अनुभूति होती है और इस अनुभूति योग के अभ्यास से ही हमारे सभी मनोविकारों का परिष्कार होता है और रागात्मक संबंध की रक्षा होती है। जिस प्रकार से जगत अनेक रूपात्मक यानी जगत के अनेक रूप है, उसी प्रकार से हमारे भावों के भी अनेक रूप है। हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है, उसके भी अनेक भाव हैं। और इन भावों का तादात्म्य में जब प्रकृति के रूपों के साथ हो जाता है, तभी मनुष्य जो है वह रागात्मक संबंध स्थापित कर पाता है। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य अपने आदिम जमाने से ही परिचित है, उन सभी रूपों और व्यापारों को वह पहले से ही उनमें कभी दुखी होता है तो कभी प्रसन्न होता है। उनका हमारे भावों के साथ सीधा संबंध होता है और काव्य की प्रयोजन के लिए इन्हें मूल
काव्य के प्रयोजन के लिए हम इन्हें मूल रूप या मूल व्यापार कह सकते हैं। और जब तक इन मूल मार्मिक रूपों को प्रयोग नहीं किया जाता तब तक उन पर काव्य की दृष्टि नहीं पड़ सकती। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जो आदिम भाव है मनुष्य के मन में, वन, पर्वत, नदी, नाले, निर्झर, चट्टान, वृक्ष, लता आदि सब उसके चिर सहचर रूप है। खेत, हल, झोपड़े, चौपाए आदि भी बहुत आदिम काल से ही चले आ रहे हैं। इसी प्रकार से पानी का बहना, सूखे पत्तों का झरना, कोहरे का छाना आदि भी मनुष्य जाति के अत्यंत प्राचीन भाव हैं। ऐसे आदि रूपों और व्यापारों में उद्बोधन की गहरी शक्ति विद्यमान होती है। भावों के उद्बोधन की एक गहरी शक्ति विद्यमान होती है और इसके द्वारा जैसा रस परिपाक संभव होता है वह कल कारखानों, गोदाम, स्टेशन, इंजन, हवाई जहाज आदि के द्वारा संभव नहीं हो सकता। इस निबंध में कवि ने संक्षिप्त में कविता के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं और इन्हें कई शीर्षकों में बांटा है। आज हम इसके कुछ संक्षिप्त भागों का परिचय प्राप्त करते हैं। तो पहला है सभ्यता के आवरण और कविता। इस शीर्षक के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ मनुष्यों के व्यवहार और उनके रूप भी बहुत अधिक जटिल होते गए और परिणाम स्वरूप वह अपने मूल रूपों से कुछ आच्छन्न ढकते चले गए। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि पहले मनुष्य का लक्ष्य क्या था, सीधा सीधा लक्ष्य था मूल व्यापारों का वर्णन करना और ऐसे मनुष्य और इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापार थे जिससे मनुष्य, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता में वृद्धि होती गई वैसे वैसे मनुष्य के मूल व्यापार भी भिन्न होते गए और बुद्धि के द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान और अधिक बढ़ता गया। बहुत से ऐसे व्यापारों से मनुष्य घिरता गया जिनका सीधा लगाव उसके भावों से नहीं था। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि आदिम युग में भय का लक्ष्य मनुष्य भयभीत किस लिए होता था, अपने शरीर की रक्षा के लिए या फिर अपने संतान की रक्षा के लिए। परंतु जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वह धीरे धीरे अपने गाय, बैल, अन्न आदि की रक्षा के लिए भी भयभीत होने लगा और फिर इससे आगे उसके मन में धन, मान, अधिकार, प्रभुत्व आदि की रक्षा भी घर कर गई और इस प्रकार रक्षा के जो उपाय थे वो उनके मूल भाव से भिन्न होते चले गए। इस प्रकार क्रोध, घृणा, लोभ आदि भावों के जो विषय, जो मूल भाव थे उन मूल रूपों से भिन्न रूप धारण करने लगे। यहाँ तक कि कुछ भावों के तो रूप ही कुछ भावों के विषय तो अमूर्त होते थे। जैसे कि मान लो किसी को कीर्ति की लालसा है तो वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती थी। भावों के विषयों और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी उनका संबंध मूल विषयों और मूल व्यापारों से भीतर ही भीतर बना रहता है और आगे भी बना रहेगा। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक कुटिल भाई अपने किसी भाई को संपत्ति से वंचित कर लेने के लिए वकीलों की सहायता से एक दस्तावेज तैयार करता है और इस दस्तावेज की खबर पाकर वह क्रोध से नाच उठता है। तो प्रत्यक्ष में व्यावहारिक दृष्टि से तो क्रोध का विषय है वह दस्तावेज या कागज का टुकड़ा, पर उस कागज के टुकड़े के भीतर जो मूल भाव है वो क्या है कि यदि यह संपत्ति मेरे भाई ने मुझसे छीन ली तो मूल भाव क्या है, अपनी और संतान की रक्षा। तो मैं अपना और अपने संतान का अन्न, वस्त्र आदि के द्वारा पोषण कैसे करूँगा। तो एक प्रकार से क्रोध का प्रकृत विषय तो कागज का टुकड़ा है और उस पर लिखे हुए काले काले अक्षर हैं। ये केवल सभ्यता के आवरण मात्र है और काव्य की दृष्टि से ऐसे में
मनुष्य के क्रोध और एक कुत्ते के क्रोध में कोई फर्क नहीं दिखाई देता, बस केवल विषय का थोड़ा रूप बदलकर आ गया है और इसी रूप बदलने का नाम सभ्यता है। बदलने से क्या होता है कि क्रोध का कुछ रूप अवश्य बदल जाएगा, सभ्यता के साथ वह अच्छी आवरण के साथ प्रस्तुत होगा, जैसे कि पहले मारपीट, लूट खसोट, छीना झपटी आदि जो है वो कुछ कम हो जाएंगे और सिर्फ कानूनी कागज या दस्तावेज मात्र ही रह जाएंगे, जो कि सभ्यता का ही आवरण है। परंतु उसका यह प्रच्छन्न रूप, जो छिपा हुआ रूप है, वो ऐसा मर्मस्पर्शी नहीं हो सकता। इसी प्रच्छन्न रूप का उद्घाटन करना, इस छिपे रूप का उद्घाटन करना ही कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। यही कारण है कि जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कवियों के लिए यह काम भी बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों का सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए, यानी उन व्यापारों को सामने लाने के लिए उन्हें बहुत से पदों से हटाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, इसके लिए उसको क्या करना होगा, उस ऊपर के उदाहरण में कवि का कर्म क्या होगा कि अगर कोई उसकी धन संपत्ति को छीनना चाहता है, कानूनी दस्तावेज लाता है, तो वह क्रुद्ध व्यक्ति का उदाहरण दिया है, वह क्रोध से छुट्टी पाकर अगर अपने भाई के मन में दया का संचार करे और क्षोभ के साथ उससे कहे कि भाई ये तुम इसलिए कर रहे हो ना कि तुम तो पक्की हवेली आलीशान घर में रहना चाहते हो, अच्छा खाना चाहते हो, और क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई यहाँ सूखे चने चबाए उसे खाने को भी ना मिले और मेरे बच्चे ठंड से ठिठुरते रहे हुए। तो यह हुआ उसका प्रत्यक्षीकरण, और यह प्रत्यक्षीकरण का काम ही कवि का कर्म है। इससे सभ्यता के बहुत से आवरणों को हटाकर मूल गोचर रूप सामने आए हैं, जिनसे हमारे भावों का सीधा लगाव है और जो इस कारण भावों को उत्तेजित करने में भी समर्थ है। कोई बात इस रूप में तभी होगी जब वह काव्य का उपयुक्त रूप प्राप्त होगा। यानी अगर हम ये कहें कि तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए, तो इस वाक्य में कोई रसात्मकता नहीं है, इसलिए वो कविता नहीं है। परंतु इसी बात को अगर हम ऊपर कहे अनुसार कहें तो उसमें जो है वो काव्य देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगर देश की वर्तमान दशा में भी हम ये कहें कि हम मूर्ख हो गए हैं, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है, तो ये सब छंदबद्ध है, परंतु ये काव्य के अधिकारी नहीं हैं। क्योंकि सारांश ये कि काव्य के लिए अनेक स्थानों पर हमें भावों के मूल विषय और उसके आदिम रूप तक जाना होगा, जो कि मूर्त रूप में हमारे सामने होंगे। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त रूप न मिलेंगे, तब तक कविता का वास्तविक ढांचा खड़ा नहीं हो सकता। काव्य में सिर्फ अर्थ ग्रहण मात्र से ही काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है। यहाँ बिंब ग्रहण से तात्पर्य है कि मनुष्य जो कुछ कहता है उसका एक मूर्त रूप हमारी आंखों के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। जैसे कि अगर हम ये कहते हैं कि रुपए का 1.5 पाव घी मिलता है, यह उस समय जब कवि ने यह लेखक ने निबंध लिखा था, परंतु अब तो शायद रुपए का 1 ग्राम भी नहीं मिलता होगा। तो इस कथन में कल्पना में कोई बिंब और कोई मूर्ति उपस्थित होगी, तो वो क्या होगी कि तराजू की होगी जो बनिया घी को तोल रहा है, लेकिन इससे हमारे भावों का कोई लगाव नहीं होगा क्योंकि बहुत कम लोगों को घी। लेकिन अगर हम इस अर्थ ग्रहण की परंपरा को इस चक्कर के साथ लोगों के सामने रखें कि उसे या कहें कि रुपए में कम घी मिलता है और ऐसे रुपए भी कम लोगों के पास है, यानी धनी कम लोग है इसलिए कम लोग ही इसका उपयोग करते हैं, बाकी संता रूखी सूखी रहती है, तो उसका एक दृश्य या बिंब हमारी आंखों के समक्ष उपस्थित हो जाएगा। दूसरा बिंदु है इसका कविता और सृष्टि प्रसार।
कहने का प्राय है कि मनुष्य के हृदय पर नित्य प्रभाव डालने वाले रूपों और व्यापारों की भावना को सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति से सामंजस्य स्पष्ट करती हुई उसके भावात्मक सत्ता का प्रचार प्रसार करती है। यदि मनुष्य अपने भावों को समेट कर हृदय को शेष कर ले या स्वार्थ की पशु वृत्ति में ही लिप्त रहे तो उसमें मनुष्यता कहाँ होगी। जैसे कि लहलहाते खेतों और जंगलों, हरी घास के बीच घूमकर काली चट्टानों, झरनों, अमराइयों और पट और खेतों के बीच में खड़ी झाड़ियों को देखकर भी क्षण भर के लिए भी यदि उसमें लीन नहीं हुआ, कलरव करते हुए पक्षियों के आनंदोत्सव में वह शामिल नहीं हुआ, फूलों को देखकर उसका मन नहीं खिला और दीन दुखियों को देखकर वह नहीं पसीजा, तो ये सब जो है उसके जीवन में कुछ भी नहीं रह गया। और इस काव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए भी निमग्न नहीं होता, उसका जीवन तो मरुस्थल या रेगिस्तान की यात्रा के समान ही समझा जाना चाहिए। काव्य दृष्टि को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 तो ये नक्षत्र के भीतर रहती है। नंबर 2 कहीं मनुष्येतर बाह्य सृष्टि है और कहीं समस्त चराचर के रूप में। नंबर 3 सबसे पहले नक्षत्र को लेते हैं। संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के अंतर्गत होती है, मतलब मनुष्य की बाह्य प्रकृति और उसकी आंतरिक प्रकृति के नाना अनेक प्रकार के विधानों का संकलन, मुक्तक या प्रबंध इन सब में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि प्राचीन महाकाव्यों और खंड काव्यों में यद्यपि मनुष्येतर बाह्य सृष्टि और समस्त चराचर आदि का भी उल्लेख होता है, परंतु उसका प्रधान विषय जो है वह वही रहता है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि रामायण को ही हम लेते हैं तो इसमें बीच बीच में ऐसे बहुत से वर्णन हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर कि कवि की दृष्टि मनुष्य की बाह्य प्रकृति के मनुष्य से इतर बाह्य प्राकृतिक सौंदर्य में फंसी पाई जाती है, परंतु फिर भी उसका प्रधान विषय लोकचरित यानी राम के चरित्र का वर्णन करना ही है। मनुष्य के रूप, व्यापार या मनोवृत्तियों के साधर्म्य से जो प्राकृतिक वस्तु व्यापार आदि इसमें लाए जाते हैं उनका स्थान हमेशा गुण ही समझना चाहिए। वो केवल मनुष्य की नर संबंधी भावना को तीव्र करने के लिए, उसमें तीव्रता लाने के लिए ही रखे जाते हैं। दूसरा पॉइंट है काव्य दृष्टि का कि मनुष्येतर बाह्य सृष्टि कि मनुष्य से इतर बाह्य प्रकृति का आलंबन रूप में ग्रहण हमारी संस्कृति के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में पाया जाता है। यहाँ प्रकृति का ग्रहण आलंबन के रूप में ही होता है और यह प्राकृतिक ग्रहण 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो बिंब ग्रहण से और दूसरा अर्थ ग्रहण से। इसके लिए मान लीजिए किसी ने कहा कमल, अब इस कमल पद का ग्रहण हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि ललाई लेवे सफ़ेद पंखड़ियों झुके हुए नाल आदि के सहित एक फूल की मूर्ति थोड़ी देर के लिए हमारे मन में आ जाए और केवल पद का थोड़ी देर के लिए मन में आ जाए, और ये भी हो सकता है कि कोई चित्र ही उपस्थित नहीं हो और हम केवल इसका अर्थ समझकर ही काम चला लें। तो काव्य की दृश्य चित्रण में जो पहले प्रकार का है वो केवल संकेत ग्रहण है कि हमने संकेत को ग्रहण कर लिया, और जो दूसरे प्रकार का है वह बिंब ग्रहण है। बिंब ग्रहण वही होता है जहाँ कवि अपनी सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग, उनके वर्ण, उनके रंग और आसपास की परिस्थिति का एक संश्लिष्ट विवरण प्रस्तुत करता है, और यह वह तभी कर सकता है जबकि लेखक की दृष्टि अनुरागपूर्ण हो। बिना अनुराग के ऐसे सूक्ष्म ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। अब मनुष्य की
मनुष्य से इतर बाह्य प्रकृति का इसी रूप में ग्रहण कुमार संभव के आरंभतः रघुवंश के बीच बीच में भी मिलता है। यद्यपि नाटक में मनुष्य ही की भीतरी बाहरी प्रवृत्तियों के प्रदर्शन के लिखे जाते हैं, परंतु भवभूति ने अपने मार्मिक और तीव्र अंतर्विधान के लिए उत्तर रामचरितमानस में कहीं कहीं प्रकृति के बहुत ही सांगोपांग और संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत किए हैं। और मनुष्य से इतर बाह्य प्रकृति की प्रधानता मेघदूत में मिली है, वह संस्कृत के अन्य किसी काव्य में नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त एक और रूप है और वह है काव्य सृष्टि का रूप समस्त चराचर के रूप में। अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है और वह प्रकृति के अनेक चर और अचर रूप, जैसे कहीं भव्य विशाल या चित्रित रूप में आती है तो कहीं उग्र और भयानक रूप में आती है। सच्चे कवि का हृदय इन सभी रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण सुख भोगना नहीं होता, बल्कि प्रकृति के चिर साहचर्य के द्वारा प्रतिष्ठित अपनी वासना होती है। यानी कवि जो है केवल फूलों का, मकरंद का, मधुप गुंजार, कोयल की कुहुक का, समीर का आदि की चर्चा इसलिए नहीं करते कि वह भोग लिप्सु है, बल्कि वो इसलिए भी करते हैं कि वह उन सब से अलग है। जैसे कि कुछ कवि केवल उसका इसलिए नहीं करते कि वो भोग लिप्स है, तो कुछ केवल उसको हृदय से अनुभूत नहीं करते। तो ऐसी दृष्टि में प्रबंध रचना में जो थोड़ा बहुत संश्लिष्ट चित्रण मिलता है, वह प्रकृति की विशेष विभूति को लेकर ही मिलता है। पुराने कवि कालिदास ने वर्षा के प्रथम जल से सिक्त धरती तो उसके आसपास बिखरी हुई अपनी प्रकृति और गांव का बड़ा ही अनुभव किया था, लेकिन यह सब केवल तभी है जब हम उसे अपनी स्मृति में सजीव बनाए रखें। सारांश ये कि केवल असाधारणत्व की रुचि ही सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है, बल्कि शोभा और सौंदर्य के साथ मनुष्य अपने पुराने सहचरों की स्मृतियों को अपने हृदय में अगर ताज़ा रखे तो वे ही मनुष्य पूरे सहृदय और भावुक कहे जा सकते हैं। हम पेड़ पौधों, पशु पक्षियों आदि से संबंध तोड़ करके बड़े बड़े नगरों में आकर रहने लगे हैं, परंतु उनके बिना हमसे रहा नहीं जाता है। परिणाम हम इन शहरी संस्कृति में अपने घरों में कुछ एक गमलों में पेड़ पौधे उगाकर उसका लाभ लेते हैं। इसी प्रकार से हमने पशु पक्षियों को भी छोड़ दिया है, परंतु घर के छज्जों पर गुटर गूं करते हुए कबूतर, गोरैया आदि हमें इसी भाव का बोध कराते हैं। कहने का प्राय यह है कि जो केवल अपने विलास या शरीर के सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढते हैं, उनमें रागात्मक सत्व की कमी है। संपूर्ण जो व्यक्त सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन हो जाते हैं, वही हृदय के व्यापकत्व का आभास देते हैं। संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव का अंतर्भूत है। यदि बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय जो है इस सत्व रस के प्रभाव से ही पहुंचता है और अंत में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है और इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। कल इस निबंध के अन्य कुछ और बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।